हेलो एवरीवन। मैं उदित आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस। और गाइज वेक्टर कैलकुलस में आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसमें होगा आपका ग्रेडियंट ग्रेडियंट आपका होगा डाइवर्जेंस और आपका होगा कर्ल। ये सब कुछ और इन पे एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। और इस टॉपिक पे आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस गेन होगा इस पूरे लेक्चर के बाद। अगर इससे क्वेश्चन आता है, मान के चलो कि एक दो क्वेश्चन आता ही है ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल से आपके सेमेस्टर एग्जाम में, तो आपका वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस लेक्चर को देखने के बाद। तो गाइज स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को और समझते हैं। पहले तो वेक्टर वगैरह के बारे में थोड़ा बेसिक बात कर लेता हूँ मैं, जिससे आपका अगर कोई बेसिक खराब हो तो कोई दिक्कत ना आए समझने में। तो गाइज वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है गाइज? तो कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसे वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर क्या होता है? जो लॉ ऑफ एडिशन, कैसा लॉ ऑफ एडिशन? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। जैसे 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। और 4 + 7 कितना होता है? 11 होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। अगर मान लो एक एक मेरा एक कोई बॉक्स है और उस पे इधर से हम लोग 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से हम लोग लगा रहे हैं 3 न्यूटन का फोर्स। ठीक है? तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो 5 न्यूटन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वहां पे हम लोग नॉर्मली ऐड नहीं करते हैं, सिंपली ऐड नहीं करते हैं, पुराने वर्जन से ऐड नहीं करते हैं, न्यू वर्जन से ऐड करते हैं। उस न्यू वर्जन को क्या बोलते हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन आ गया तो डायरेक्शन का मतलब ही होता है कि डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे क्या फॉलो होता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये सब होता है। वेक्टर के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी। और ये कोई वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर है। ठीक है? कोई वेक्टर है, इसका नाम है ए वेक्टर। और उस ये जो एरो है, इस एरो को हेड बोलते हैं और ये पीछे वाले को क्या बोलते हैं? टेल। पीछे वाले को क्या बोलते हैं? टेल। तो कोई भी वेक्टर में एक हेड होता है और एक टेल होता है। मान लो ये ए वेक्टर को हम लोग, ये जैसे एक्सिस होता है, एक एक्सिस हो गया मेरा ये एक्स, एक हो गया वाई, एक हो गया जे, एक हो गया मेरा जेड। तो इन सब के लिए एक एक वेक्टर को बताया गया कि ये इस वेक्टर से जाना जाएगा। एक्स को आई वेक्टर से, वाई को जे वेक्टर से और जेड को के वेक्टर से कहा जाता है। तो मान लो कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट बताना है मुझे, तो पॉइंट बताऊंगा तो ये मान लो एक एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पॉइंट है और कोई ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है। तो इस ए वेक्टर को अगर मुझे बताना हो एक्स वाई जेड को मुझे ए वेक्टर के टर्म में लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स के साथ आई कैप लगाना पड़ेगा और वाई के साथ जे कैप लगाना पड़ेगा और जेड के साथ के कैप लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइज? इस तरह से होता है। तो मान लो ये ए वेक्टर मैंने एक नाम दे दिया एक्स आई कैप। कुछ एक्स में होगा वैल्यू, कुछ एक्स में होगा, कुछ वाई में होगा, कुछ जेड में होगा। एक्स एक्स वाले टर्म के साथ क्या लगता है? आई कैप। और वाई वाले टर्म के साथ क्या लगता है? जे कैप। जेड वाले टर्म के साथ क्या लगता है? के कैप। ये आई जे के ये बताता है कि ये आई एक्स एक्स कोऑर्डिनेट का भाग है और जे बताता है कि ये वाई कोऑर्डिनेट का है और के बताता है कि ये जेड कोऑर्डिनेट का। तो गाइज इस तरह से हमारा, इसको एक पोजीशन वेक्टर भी इसी को बोलते हैं गाइज। ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये जो मैंने अभी देखा, हम लोग ने देखा, वो यही पोजीशन वेक्टर है। किसी भी पॉइंट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, किसी भी पॉइंट का, जैसे मान लो ये एक्स वाई जेड है। और अगर ध्यान समझें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये मेरा कोई पॉइंट है, जैसे इसको ऐसे बना देते हैं, ये मेरा एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। ठीक है? तो एक पॉइंट है मान लो 2,3,4। इससे आपको बोला जाए कि आप वेक्टर बनाओ, तो कैसे बनाओगे? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप।
और ये जो आपने दिया इसको कुछ नाम भी दे सकते हो आप, मान लो यू वेक्टर दे दिया मैंने, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हो उसके साथ आई जे के को लगा देना, डेट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब कि किसी पोजीशन को जो बता रहा हूं, किसी पोजीशन को जो इंडिकेट कर रहा हूं। ठीक है गाइज, यहां तक? तो गाइज किसी भी पोजीशन को वो बताएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे सम प्री रिक्विजिट्स। सम प्री रिक्विजिट्स, प्री रिक्विजिट्स क्या है ये आपको पहले मालूम होना चाहिए, ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। ये तो मैंने कुछ बेसिक बेसिक बात बोल दिया। अब आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, कोई भी वेक्टर, मान लो कुछ a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप, कोई ए वेक्टर है। ठीक है, और एक बी वेक्टर है a2 आई कैप, b2 जे कैप, c2 जे के कैप। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स में हम लोग तीन ऑपरेशंस करेंगे। क्या क्या करेंगे? तीन ऑपरेशंस। तो अगर हमसे कोई पूछ दे कि ऐसा कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, उसमें आप क्या बताओ, आप बता दो ए क्रॉस बी। क्या बता दो? ए क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालना होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब हमें क्या निकालना हो, जब हमें निकालना हो क्रॉस प्रोडक्ट, तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई दो वेक्टर दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिसमें कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर के टर्म में, ये कैसा है? एक पोजीशन वेक्टर है, जिसमें कुछ a1 होगा, कुछ b1 होगा, कुछ c1 होगा। ये एक b वेक्टर है जिसमें a2 b2 c2, ये पोजीशन वेक्टर है। अब ध्यान समझना, अगर a क्रॉस b निकालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको 3 क्रॉस 3 का एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखो पहले आपको क्या लिखना होगा, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। और पहले क्या है मेरा, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर में जो भी आई जे का कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट क्या है? a1, जे का कोफिशिएंट क्या है? b1, के का कोफिशिएंट क्या है? c1। तो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन सबको लिख दो, आई के सामने a1, जे के सामने b1, के सामने c1। तो इस तरह से लिखना होता है। और ऐसे ही जो मेरा दूसरा वेक्टर है उसको फिर लिखेंगे दूसरे लाइन में। तो इसको लिखा मैंने, इसका क्या है? a2 b2 c2। आई जे का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? a2 b2 c2। तो a2 b2 c2 ऐसा लिख दिया मैंने। और आपको क्या करना है, अब आपको बस क्या करना होता है, एक 3x3 का मैट्रिक्स सॉल्व करना होता है। अब ध्यान समझना, अगर मुझे a डॉट बी निकालना हो, क्या निकालना हो? a डॉट बी। तो a डॉट बी निकालने के लिए और आसान है। देखो जो भी इनके आई जे का कोफिशिएंट है, आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन, जे का जे के साथ मल्टीप्लीकेशन, और के का के साथ मल्टीप्लीकेशन। और ध्यान देने वाला बात क्या है कि यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है? a1, और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है? a2। बस इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, a1 a2 मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर यहाँ पे है जे का कोफिशिएंट b1, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट है b2, और यहाँ पे के का कोफिशिएंट है c1, और यहाँ पे के का कोफिशिएंट है c2। तो यहाँ पे भी b1 b2 c1 c2 कर दिया। बीच में क्या करना होता है? बीच में आपको लगाना होता है प्लस। बीच में क्या लगाना होता है आपको? बीच में लगाना होता है प्लस। तो इस तरह से गाइज आपका क्या निकलता है? ए डॉट बी निकलता है। ए क्रॉस बी में क्या करना होता है? आपको 3x3 का मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप लिखो आई जे के, और जो भी आपने पहला वेक्टर लिया है, जैसे मैंने पहले ए वेक्टर लिया था, तो ए वेक्टर का आई जे के का जो भी कोफिशिएंट है, उन कोफिशिएंट को आई के सामने लिखो, जे को के सामने लिखो, और के सामने लिखो। और दूसरा वेक्टर मेरा क्या था? बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट को आप आई के सामने, जे के सामने और के सामने लिख दो, और उसके बाद 3x3 के मैट्रिक्स को सॉल्व कर दो। ए डॉट बी में क्या करना होता है, जो भी आई जे के का कोफिशिएंट है, जो भी हमारे दो गिवन वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर्स के जो भी आई जे के कोफिशिएंट है, उन कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कराओ और बीच में प्लस प्लस लगा दो। तो इस तरह से हमारा क्या होता है गाइज, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी होता है। अब मैं ये सब बता रहा हूं, ये सब प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको ये आना चाहिए। हो सकता है कि आपको आता हो तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो, और इसका फायदा आपको आगे दिखेगा कि इसका फायदा क्या है। अब देखो एक मैं क्या कर रहा हूं कि कोई भी वेक्टर था, जैसे ए वेक्टर को किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। क्या किसके साथ कर लिया? स्केलर के साथ। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी। तो मतलब कोई स्केलर, कोई कांस्टेंट के साथ जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं
तो कुछ ऐसा सीन नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पर सिंपली जो A1 था उसके आगे भी फाई आ जाता है, B1 था उसके सामने भी फाई, C1 था उसके सामने भी फाई। मतलब ये जो स्केलर है ये सबके साथ जाके मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है, सबके साथ मल्टीप्लाई में जाके जुड़ जाता है। तो ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब किसी भी वेक्टर का अगर हमें क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होता है, उसका नोटेशन होता है मॉड ए। वेक्टर ए लिख के मॉड लगा दो, तो डेट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, हम लेते हैं अंडर रूट लेते हैं, और अंडर रूट में जो आई का कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट है और के का कोफिशिएंट है, उन सबका स्क्वायर करके आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ए वेक्टर में आई का कोफिशिएंट क्या है, A1, जे का कोफिशिएंट क्या है, B1, के का कोफिशिएंट क्या है, C1। तो इन सबके कोफिशिएंट को मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड कर दिया। डेट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ऐसे ही है B1 का क्या होगा, B1 का होगा A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, और सबके ऊपर क्या लगा दोगे, अंडर रूट, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन वेक्टर, वो डायरेक्शन बताता है। खैर ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाते हैं, आप फॉर्मूला बस याद रखना कि अगर हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आपको क्या करना है, उस वेक्टर को ऊपर लिखना है और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देना है, उस वेक्टर को ऊपर लिखना है। जैसे इस अगर ए का हम लोग क्या निकाले, यूनिट वेक्टर निकाले, तो कैसे हो जाएगा, देखो ए क्या है मेरा, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, और नीचे किससे डिवाइड देते हैं, नीचे डिवाइड देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड अभी बताया मैंने, कुछ याद नहीं करना है, आई जे के कोफिशिएंट के को स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया मैंने, और सबको ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या लगा देना है आपको, उसके ऊपर लगा देना है एक रूट, ठीक है। तो इस तरह से गाइस होता है आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो गाइस इस तरह से होता है आपका कोई भी यूनिट वेक्टर, इस तरह से आपका निकलता है, ठीक है। अब चलते हैं, एक प्री रिक्विजिट्स क्या है, यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है 3x3 का, ये आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए और 3x3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ एक 3x3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। देखो यहाँ पे एक प्लस छुपा होता है, यहाँ पे एक माइनस छुपा होता है, यहाँ पे एक प्लस छुपा होता है, ठीक है। अब तो क्या होता है, देखो मतलब ये जो फर्स्ट, देखो ये यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे 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 है। तो ये आपका हो गया 3x3 का मैट्रिक्स। अब ये 3x3 के मैट्रिक्स का जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे क्या छुपा होता है, प्लस, यहाँ पे छुपा होता है माइनस, यहाँ पे छुपा होता है प्लस। अब इसी को यूज करके हम लोग सब काम करेंगे। तो देखना कैसे करते हैं, पहले इस 1 को उठा लो, तो 1 को उठा लिया मैंने, और देखो जो जिस एलिमेंट को लोगे आप, जिस एलिमेंट को लोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी रोज हैं और जो भी कॉलम आ रहा है उसको कैंसिल कर दो। तो ये दोनों हट गया, तो बचा क्या आपका ये, इसको लिख दो -1 -3 3 1, ठीक है। इसको लिख दो -1 -3 3 और 1। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब देखना इसके आगे क्या करना है आपको, इसके आगे ये आपको 3 लेना है। तो 3 के आगे देखो क्या छुपा होता है, माइनस छुपा होता है। 3 के आगे क्या छुपा होता है, माइनस। तो हमने क्या किया, -3 लिख दिया और ऐसे एक डंडा लाया, डंडे को रख दिया यहाँ पे, और ये डिटर्मिनेंट है गाइज, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 2x2 का डिटर्मिनेंट उम्मीद है कि सबको सॉल्व करने आता होगा। क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करो और फिर इनको मल्टीप्लाई करो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये होता है, आगे हम लोग करेंगे अभी। अब देखो इसके बाद क्या करना होता है, ये अभी 3 उठा लिया मैंने, 3 के आगे क्या छुपा होता है, माइनस। तो माइनस छुपा है, माइनस लगा दिया। अब ये देखो इसको कैंसिल करो, बचा क्या, बचा ये, ठीक है। कैसे करना है समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग, मेरा क्या बचा, ये बचा था -3 2 और -3 1, ठीक है। ये सब मैंने उठा लिया, ठीक है।
तो इस तरह से गाइज हमारा क्या होता है, लिखना होता है। आगे देखो, आगे क्या है, टू, टू को उठा लो। तो टू को उठाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, +2, क्योंकि इसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। तो +2 उठा लिया मैंने, और ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या मेरा, -3, 2, -1 और 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ और घटा के लिख दो। तो देखो मैं करता हूँ, 1, ये क्या हो गया, -1 इंटू 1, बीच में आता है माइनस, बीच में क्या आता है, माइनस, और फिर इनको करो -3 इंटू 3, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ये -3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कराओ, इनको मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 1 माइनस, और बीच में क्या आता है, बीच में आता है माइनस, बीच में क्या आता है, माइनस, और यहाँ पे फिर आ गया -3 इंटू 2, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कराया, इनको मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। और बीच में क्या आता है, माइनस, बीच में क्या आता है, माइनस, ध्यान रखना। अब आगे क्या है, आगे है मेरा +2, और यहाँ पे क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 इंटू 3, और बीच में क्या आता है, बीच में आता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2, ठीक है। अब ये आपको बस सॉल्व करना है। ये आपका क्या हो गया, -1, और ये हो गया 3 3 जा 9, और -9 ये बेसिकली हो जाएगा, और -9 ये बाहर निकल के इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, +9, ठीक है। और बाहर क्या है, 1 है, -3, ये देखो, ये क्या है मेरा, ये -3, और ये हो गया -6, और ये -6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +6, तो कितना हो गया, -3 और +6 +2, ये कितना हो गया, 3 3 जा 9, और ये हो गया आपका 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2, और ये हो गया -9, -2, और ये मिलके कितना हो जाएगा, -9 और +2। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये जो भी आएगा वो आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है गाइज। तो इस तरह से 3x3 का मैट्रिक्स सॉल्व होता है। तो ये भी बता दिया मैंने कैसे होता है, क्योंकि आगे यूज आएगा, ठीक है। अब एक आपका नीड क्या है, एक आपका नीड है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो गाइज पार्शियल डिफरेंशिएशन समझते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आता है। तो देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन में नोट पढ़ो, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो केवल वही वेरिएबल होता है। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा केवल वही वेरिएबल होगा, इसका मतलब समझेंगे, बाकी सब कांस्टेंट होता है, बाकी सब कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, यहाँ पे ये तो मालूम ही होगा, x⁴n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, nxn-1। एक मतलब पावर जो है वो आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये मेरा क्या है, x², मैंने क्या निकाला, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मेरा x यहाँ पे क्या है, x है मेरा वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, और कोई दूसरा नहीं है, तो फिर अब कांस्टेंट का बात ही नहीं होगा। अब ध्यान समझना, अब यहाँ पे x² है तो 2 आ गया आगे, और x2 - 1 तो कितना हो गया, 2x⁴1। तो ये सब अगर ये करके देखे तो कितना आया, ये बेसिकली 2x आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर x होता है, केवल x होता है, केवल x, तो उसका रिजल्ट कितना आ जाता है, 1, उसका रिजल्ट कितना आ जाता है, 1। कैसे, यहाँ पे देखो x का पावर कितना है, 1 आगे आ गया, और 1 - 1 तो 1 इंटू x⁴0, और किसी के पावर में 0 होता है तो वो कितना होता है, 1, तो 1 इंटू 1 1। तो इस तरह से आपका किसी भी जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसका पावर अगर 1 है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, तो उसका पावर अगर 1 है तो उसका रिजल्ट कितना आता है, उसका रिजल्ट आता है 1, उसका रिजल्ट कितना आता है, 1। अब ध्यान समझना, अब 3x4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बाहर निकल गया, और x⁴ तो 4x⁴3, तो 3 इंटू 2 12x³, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। अगर केवल 3 है, कोई वेरिएबल नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x दिख ही नहीं रहा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो दिखता ही नहीं है, ये मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो वो दिखता नहीं है, तो उसका आंसर कितना हो जाता है, 0। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो दिखता नहीं है तो 0 हो जाता है। मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो वेरिएबल वहां पे नहीं है,
वो वेरिएबल वहां पे नहीं है, तो तभी वो क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे एक्स यहाँ पे है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये ध्यान समझना, ये सब मैंने बेसिक बेसिक बात बता दिया। अब ये ध्यान रखना, एक 1 वाला और एक ध्यान रखना ये 0 वाला, कि अगर जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल अगर ना हो तो 0 हो जाता है, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो अगर है और उसका पावर अगर 1 है तो आंसर क्या आ जाता है, 1। कैसे आता है सब बता दिया मैंने। अब यहाँ पे ध्यान समझना, u इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या होता है, केवल x जो है वो वेरिएबल होगा, x क्या होगा, वेरिएबल, और उसके अलावा जितने भी चीज हैं वो सब कैसे ट्रीट करे जाएंगे, अदर थिंग्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे डेल यू अपन डेल एक्स निकाल रहा हूं मैं, तो ये मेरा u है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में किया, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला ध्यान समझना, ये अब यहाँ पे ध्यान समझो, ये यहाँ पे x है क्या, तो है x है, तो इसके अलावा x को क्या समझना है, वेरिएबल, और उसके अलावा जितने भी चीजें उनको क्या समझना है, कांस्टेंट। उनके अलावा जितने भी चीजें हैं उनको क्या समझना है, कांस्टेंट। तो एक्स वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया, और एक्स का किया मैंने डिफरेंशिएशन, एक्स का किया मैंने डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक्स ही वेरिएबल, वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट को बाहर निकालो और एक्स का कितना रिजल्ट हो जाएगा, अकेले है, पावर कितना है, 1, तो पावर 1 होता है, तो आंसर कितना हो जाता है, 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वाई और जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको बाहर निकाल लो, और एक्स का फिर हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड बाहर हो जाएगा, और एक्स का फिर से कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से आपका सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखो डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y जो है वो वेरिएबल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो ध्यान समझना, y वेरिएबल है तो x कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y, प्लस यहाँ पे x और z स्क्वायर कांस्टेंट, और y के पावर कितना है, y का पावर 1 है, और y ही हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो पावर जब 1 होता है और वही मेरा वेरिएबल होता है, उसी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे होते हैं डिफरेंशिएशन, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाता है, हमारा रिजल्ट आ जाता है 1। अब यहाँ पे समझना, माइनस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एक्स जेड कॉन्स्टेंट, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, z के रिस्पेक्ट में, तो इस वाले में z है क्या, इस वाले में z है, नहीं है, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो होता ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाता है, आंसर सिंपली हो जाता है, आंसर हो जाता है हमारा 0। आंसर कितना हो जाता है, 0। प्लस सेकंड वाले में देखो जेड स्क्वायर है, क्या है, जेड स्क्वायर, तो एक्स वाई निकाल लो, कांस्टेंट है, और जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z, और लास्ट वाला माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाहर, और जेड का क्या है, 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से गाइज हमारा सॉल्व होता है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैंने उसको भी समझा दिया। तो जितने भी प्रीरिक्विजिट्स थी वो सारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वेक्टर कैलकुलस। अब यहां से ध्यान समझना, स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब स्केलर पॉइंट फंक्शन एक होता है। अब इसका नाम सुन के कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि स्केलर पॉइंट फंक्शन वगैरह क्या होता है, कुछ नहीं है। कोई एक फंक्शन गिवन है और उसमें केवल एक्स वाई जेड है, जैसे हो गया तुम्हारा 2x प्लस 3y प्लस जेड, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी हो सकता है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन मतलब केवल स्केलर हो, कहीं पे आई जे के नहीं हो। अब देखो वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सिंपल वे में अगर बोलूं तो क्या, जिसमें आई जे के भी लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो ध्यान से समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो गाइज 12th क्लास में हमारा क्या होता था कि कोई ए वेक्टर रहता था, वहां पे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, मतलब जेड के कैप, यही सब हम लोग करते थे। ठीक है, ये इसी पे जितने भी ऑपरेशन होते थे, ए डॉट बी निकालो,
या फिर ए क्रॉस बी निकालो, कुछ भी होता था। तो मतलब ऐसा एक गिवन मेरा ऑपरेटर होता था, एक फंक्शन होता था, और उसी पे सारा काम हम लोग करते थे। जैसा कि आपको याद होगा कि ट्वेल्थ में ऐसा होता था। लेकिन गाइज यहाँ पे सीन अलग है। यहाँ पे सीन क्या है कि आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो इस वेक्टर के साथ करना है, इस वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ करना है। तो यहाँ पे वेक्टर केवल नहीं है, वेक्टर के साथ क्या लग चुका है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब कुछ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हो। तो देखो यहाँ पे सब में क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। तो इसका मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, अब ध्यान समझना। अब मेरा क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको प्यार से हम लोग डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल। और इसको एक नेबला नाम के मैथमेटिशियन थे, वही बताए थे। तो इसीलिए नेबला भी नाम इनका पड़ गया। तो ये नेबला भी बोलते हैं। तो ये नेबला नहीं है गाइज, ये नेबला है। तो नेबला को पढ़ते हैं तो देखना। अब तो कोई भी मान लो, अगर हम लोग देखें कि ये जो नेबला है ये तो ठीक है, लेकिन मैं अगर बोलूँ कोई भी नंबर, जितने भी नंबर होते हैं, मान लो एक मैंने 2 ले लिया, उसके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक तो इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 2, या फिर कुछ इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मान लो 1, इसमें किसी से डिवाइड दे सकते हैं, मान लो 2, इसमें किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मान लो 2। ठीक है, तो ये सब ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ। कोई भी मेरा ये जो नंबर है, नंबर, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस कर सकते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर मेरा कोई वेक्टर होता है, कोई वेक्टर होता है, तो वेक्टर के साथ जब हम लोग करेंगे, कोई भी अगर वेक्टर है उसके साथ जब हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर के साथ हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखते हैं, किस किस काइंड की ऑपरेशन हो सकते हैं वो सब देखते हैं। अब देखो, अब जैसे कोई भी वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है एक, तो या तो उसके साथ, अभी हम लोग ने पढ़ा शुरू में मैंने बताया था, या तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो, कोई स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हो, कोई भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो स्केलर के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी रहती है, वो क्या है कि वो सबके साथ जितने भी आई जे के कोफिशिएंट है उनके साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गया सबके साथ। लेकिन अगर हम किसी भी एक वेक्टर का, जैसे मान लो यहाँ पे ए वेक्टर था, कोई ए वेक्टर था, तो उसके साथ जब हम लोग एक वेक्टर का, जब हम लोग किसी भी वेक्टर का, कोई भी मेरा वेक्टर है, उसके साथ एक किसी वेक्टर के साथ जब हम लोग कराते हैं, किसी वेक्टर के साथ क्या करा सकते हैं, ऑपरेशन जब हम लोग कराते हैं, ठीक है, तब दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो उस वेक्टर के साथ क्रॉस होगा, या तो उस वेक्टर के साथ डॉट होगा। तो मान लो एक ए वेक्टर है और दूसरा एक बी वेक्टर है, तो या तो उसके साथ क्रॉस होगा, या तो उसके साथ क्या होगा, डॉट होगा। तो किसी भी वेक्टर में हम जब एक वेक्टर के साथ कराते हैं ऑपरेशन, किसी भी वेक्टर में एक वेक्टर के साथ जब ऑपरेशन कराते हैं, तो गाइज या तो ए क्रॉस भी हो पाएगा या तो ए डॉट भी हो पाएगा। तो कोई भी वेक्टर था उसका जब हम लोग किसके साथ कराते थे, स्केलर के साथ कराते थे, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन कोई एक वेक्टर है उसका ऑपरेशन वेक्टर के साथ ही कराएं, वेक्टर के साथ ही कराएं, तो दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, एक तो ए क्रॉस बी और एक ए डॉट बी। देखो यहाँ पे जिसके साथ करा रहे हैं ऑपरेशन वो बी भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर के साथ जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो क्रॉस या तो डॉट। तो पूरा हम लोग समझ चुके हैं डॉट कैसे लेते हैं, क्रॉस कैसे लेते हैं। डॉट क्रॉस कैसे लेते हैं, उसके लिए हमें 3x3 मैट्रिक्स। डॉट कैसे लेते हैं, दोनों जो भी हमारा पहला वेक्टर है, जो भी दूसरा वेक्टर है, उन दोनों के आई जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देते हैं। तो गाइज ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे भी इसी आधार पे हमारा 3 ऑपरेशन हो सकता है। जैसे वहां पे ए वेक्टर था, यहाँ पे हम लोग जो भी काम करेंगे किसके साथ करेंगे, डेल वेक्टर के साथ। किसके साथ करेंगे, डेल वेक्टर के साथ। तो ये डेल वेक्टर क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर जो मेरा डेल है, तो इस डेल के साथ कितना ऑपरेशन हो सकता है, या तो वो ऑपरेशन स्केलर के साथ होगा, या तो किसके साथ होगा, वेक्टर के साथ होगा। तो जब स्केलर के साथ होगा तो मान लो कोई स्केलर मेरा फाई है,
कोई मेरा स्केलर फाई है, तो उसके साथ हम लोग जब ऑपरेशन कराते हैं तो उसका नाम दे देते हैं ग्रेडियंट। क्या दे देते हैं? ग्रेडियंट। लेकिन ठीक है गाइस, उसका नाम क्या दे देते हैं? ग्रेडियंट। या फिर उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेक्टर। उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेक्टर। तो यही जो नेबला है मेरा, उस नेबला का हम लोग वेक्टर के साथ ऑपरेशन कराएं। किसके साथ ऑपरेशन कराएं? वेक्टर के साथ। तो जब वेक्टर के साथ कराएंगे तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी। जैसे 12th में दो पॉसिबिलिटीज होती थी, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज होंगी। क्या? या तो उसके साथ तुम डॉट ले सकते हो या तो क्रॉस ले सकते हो। तो जब डॉट लोगे तो उसका नाम हो जाता है डाइवर्जेंस, और जब आप क्रॉस लेते हो तो उसको हम लोग प्यार से कर्ल बोल देते हैं। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं? कर्ल। बस यही है गाइज, बस इतना ही है। अब मैं अगर बोलूं कि ये V5, तो बताओ डेल क्या होता है? डेल मेरा होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, और बताओ डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, अब मैं अगर कहूं V में तुम फाई से मल्टीप्लाई करा दो, V बोल रहा हूं मैं, ये डेल में किससे कर दूं? फाई से कर दूं। तो फाई से करूंगा तो क्या होगा? बताओ, ये स्केलर है, तो स्केलर को जब भी किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो स्केलर जितने भी आई जे के कोफिशिएंट है उनके साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि जैसे ये एक ए वेक्टर था, यहाँ पे फाई से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये फाई सभी जगह जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो वैसे ही जब हम लोग यहाँ पे ये जो मेरा डेल है, उस डेल में फाई से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मेरा क्या है? स्केलर है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? डेल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे आ जाएगा फाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पे आ जाएगा फाई के कैप। तो गाइज यही बेसिक जानने का यही फायदा होता है कि आप खुद से फॉर्मूला निकाल लेते हो, और इसी को बोलते हैं गाइज ग्रेडियंट। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ठीक है, या तो नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर समझ में आया? तो मैंने बहुत बहुत गहराई से डेप्थ में जाके समझाया क्या होता है ये। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, एक एफ वेक्टर ले लूं और एक और एफ वेक्टर ले लूं, उस एफ वेक्टर के साथ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो डॉट ले सकते हो या तो क्रॉस ले सकते हो। तो चलो इसको भी समझते हैं। जैसे नेबला तो क्या होता है? नेबला होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, लेकिन एक मेरा एफ वेक्टर है। ठीक है, एफ वेक्टर क्या है मेरा? एक मान लो F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप। ये ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब तुम इसके साथ क्या कर सकते हो? या तो डॉट ले सकते हो, ठीक है, या तो क्रॉस ले सकते हो। तो डॉट लोगे तो क्या होगा? डॉट में क्या होता था? डॉट में हमने साफ साफ देखा था कि डॉट में क्या होता था? डॉट में A1 A2 B1 B2 C1 C2, और A1 A2 है क्या? आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है? F1। तो क्या हो जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा गाइज F1, और डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे है F2, यहाँ पे है डेल अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा F2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे आ जाएगा F3। डेल अपॉन डेल जेड और F3 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और ये जो आपका है ना गाइज, इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस। इसी को क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर क्रॉस ले लूं, जो मेरा ये था इसी के साथ क्रॉस ले लूं, तो बताओ ये क्रॉस भी रटना पड़ेगा क्या? खुद से लिख लेंगे हम लोग। कैसे लिखते हैं? यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, और यहाँ पे के। अब देखो, पहला क्या है? डेल है, तो डेल वाला का आई जे के देखो, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, यहां पे देखो फिर क्या होगा? एफ का क्या है? F1 F2 F3, तो F1 F2 F3। ठीक है गाइज, तो इस तरह से जो मेरा ये आया, इसी को बोलते हैं कर्ल। इसी को क्या बोलते हैं? कर्ल। तो बस बहुत सिंपल था, बेसिक नॉलेज के हिसाब से हम लोगों ने बहुत जल्दी इसे समझ लिया ये क्या होता है। अब बस इस पे क्वेश्चन करना होता है बस। अब देखो, यही मैंने लिखा है यहाँ पे, ये ग्रेडियंट ऑफ स्केलर,
ये कैसे लिखा, ये फाई से मल्टीप्लाई कर दिया, सभी जगह क्या आ गया, फाई आ गया। ठीक है, अब बस इसी को क्वेश्चन के साथ करते हैं, समझते हैं। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ, ये आपका फाई है, एट पॉइंट इतना, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट के लिए क्या होता है, कोई भी मेरा डेल है, डेल, अब डेल में अगर हम लोग क्या करते हैं, डेल को हम लोग फाई से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ग्रेडियंट हो जाता है। तो बताओ डेल क्या होता है, डेल होता है डेल अपॉन डेल एक्स, और वहां पे फाई भी आ जाएगा एक, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और एक फाई भी आ जाएगा, जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड, और एक फाई भी आ जाएगा, के कैप। बताओ इसमें कोई दिक्कत, ये हमारा क्या हो गया, ग्रेडियंट हो गया। अब ये ग्रेडियंट हो गया, तो बस डेल और फाई का वैल्यू कितना है, फाई का वैल्यू है 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल और फाई का वैल्यू कितना है, 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये हो गया डेल वाई, जे कैप, ये आई कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो गया आपका फाई कितना, 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहां पे क्या है, यहां पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डेल का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो उसके अलावा जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो किस तरह ट्रीट किए जाएंगे, वो ट्रीट किए जाएंगे कांस्टेंट की तरह। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स ही हमारा केवल वेरिएबल है, और बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स नहीं है, तो जहाँ पे एक्स नहीं होगा उसका तो रिजल्ट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे एक्स है तो 3y को हटा दिया मैंने, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और इसमें एक्स है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। अभी हमने समझा कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वहां पे वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो आंसर कितना हो जाता है, 0। किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू कितनी होती है, 0। डिफरेंशिएशन कितना होता है उसका, 0। प्लस यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, y के अलावा सब क्या है, सब कांस्टेंट है। 3x² कॉमन बाहर निकाल लिया मैंने, और y अकेले है, और पावर कितना है, 1, पावर 1 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1, माइनस यहाँ पे z² बाहर, और y क्यूब का कितना हो जाएगा, 3y², प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका z के रिस्पेक्ट में करना है, तो z के अलावा बाकी सब क्या है, बाकी सब होता है कांस्टेंट। यहाँ पे z कहीं दिख ही नहीं रहा है फर्स्ट वाले टर्म में, तो z नहीं दिख रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और ये हो गया आपका जे कैप, ये सब क्या हो गया, जे कैप, और ये पूरा क्या हो गया, आई कैप, ये 0, ठीक है, और माइनस, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई क्यूब बाहर, और z² का हो जाएगा 2z, और ये हो गया आपका जे कैप, ये कितना हो गया, के कैप, ये कितना हो गया, के कैप। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको पॉइंट गिवन है, क्या पॉइंट गिवन है, x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है -2, और z का वैल्यू गिवन है आपको 1। अब आप क्या करो, अब यहाँ पे, अब ये जो मेरा आया है रिजल्ट, यहाँ पे क्या पुट करो, यहाँ पे ये पॉइंट पुट कर दो, 1, -2 और 1। तो x के जगह पे 1 कर देना, y के जगह पे -2 और z के जगह पे 1। आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, आपका रिजल्ट इतना आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये समझ लिया हमने, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। डाइवर्जेंस मतलब एक डेल है और एक एफ है, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, आई के जितने भी आई वाले कोफिशिएंट एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे वाले एक साथ, के वाले एक साथ। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ आंसर कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी हमने पीछे भी देखा है कैसे कैसे होता है ये। अगर हमारा जो डॉट वेक्टर है जिसके साथ हम लोग डॉट ले रहे हैं, और डॉट करते वक्त हमारा वो कितना आंसर दे दे, 0 दे दे, कितना दे दे, 0, तो उसे बोलते हैं सोलेनोइडल। क्या बोलते हैं उसे, सोलेनोइडल, या फिर इनकम्प्रेसिबल। तो सोलेनोइडल बोलते हैं गाइज। तो देखते हैं, अब ये ध्यान रखना, एक नोट करके है। अब यहाँ पे एक मेरा फंक्शन है, ये मेरा एफ है, ठीक है, ये मेरा एफ है, और ये पूरा मेरा एफ है। देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ एट इतना,
डाइवर्जेंस निकालना है गाइस। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल डॉट एफ, तो डेल डॉट एफ का मतलब क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे डेल का एक्स का आई का कोफिशिएंट क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, और डॉट ले रहे हैं वी के साथ, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई का कोफिशिएंट एफ का, तो आई का कोफिशिएंट एफ का क्या है, F1। याद नहीं करना है, ध्यान से समझ लेना है। डेल अपॉन डेल वाई यहाँ पे आ जाएगा F2, डेल अपॉन डेल जेड यहाँ पे आ जाएगा F3। ठीक है, अब आराम से बना लो इसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल और F1 की जगह पे क्या रखोगे, तो गाइज आपको F1 की जगह पे क्या रखना है, देखो ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, और ये आपका हो गया F3। तो F1 की जगह पर रखोगे एक्स स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स, प्लस ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, और F2 की जगह पर रखोगे आप -2y³ z³ प्लस यहाँ पे रखोगे डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे F3 की जगह पे क्या रखोगे, XY² z। ठीक है, XY² z। अब ध्यान समझना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, प्लस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करना है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, -2 और z³ बाहर, y³ का हो जाएगा 3y², प्लस यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करना है तो XY² बाहर, और z का हो जाएगा 1। लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको XYZ की जगह पे रख देना है 1 -1 1, पुट करके आपको आंसर देख लेना है कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, -3 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। सो डैट इतना क्या है आपका, एक सोलेनोइडल है। सोलेनोइडल का मतलब क्या होता है कि, चलो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, सोलेनोइडल का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा ये गिवन फंक्शन है, गिवन वेक्टर है, ये गिवन वेक्टर डेल के साथ जब हम लोग डॉट लें, क्या लें, डॉट, तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। तो मैं एक स्टेप करके दिखा देता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पे हो जाएगा F1, प्लस डेल अपॉन डेल वाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, F2, डेल जेड यहाँ पे हो जाएगा F3। ठीक है, अब F1 देखो, F1 ये है, F2 ये है, F3 ये है, तो डेल F1 कितना हो जाएगा, 3y4z² अपॉन डेल एक्स, प्लस डेल वाई ये हो जाएगा 4x³ प्लस ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पे हो जाएगा -3x² ठीक है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे x है ही नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, 0। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे y नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे z नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर कितना आ गया, 0। अब बताओ ये सोलेनोइडल है कि नहीं है, तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये क्या है, एक सोलेनोइडल है। ठीक है, अब कर्ल में क्या होता है, जब हम लोग क्रॉस ले लेते हैं तो क्या उसको बोलते हैं, उसको कर्ल बोलते हैं। जब क्रॉस ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कर्ल। ये हमने पीछे समझ लिए हैं क्या होता है। ये देखो, अगर क्रॉस में 0 आ जाता है, ये एक तरह से 0 वेक्टर आएगा गाइस, 0 वेक्टर आएगा, क्योंकि अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक वैल्यू आती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो एक वेक्टर आता है, तो ये 0 वेक्टर आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इरोटेशनल या कंजर्वेटिव। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, फाइंड द कर्ल एट इतने पे कर्ल निकालना है, तो आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डेल क्रॉस एफ। तो डेल क्रॉस एफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आएगा आई, यहाँ पे आएगा जे, यहाँ पे आएगा के। पहले डेल का कोफिशिएंट क्या क्या होता है गाइस, डेल का कोफिशिएंट होता है, देखो यहाँ पे डेल का ये होता है, ये होता है, ये होता है। इन सबको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, और डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ का क्या क्या है, देखो एफ का है एक ये और एक ये और एक ये। ठीक है, इन सबको हम लोग रखेंगे एक एक करके। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा -2x² वाई जेड, और यहाँ पे हो जाएगा 2y z4। ठीक है, 2y z4। अब आपको क्या करना है, आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक प्लस छुपा होता है, यहाँ पे एक माइनस छुपा होता है, यहाँ पे एक प्लस छुपा होता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आई, और ये गया। ठीक है, तो क्या बचा, डेल अपॉन, क्या बचा, डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है, और डेल अपॉन डेल जेड, और बचा यहाँ पे -2x² वाई जेड, और यहाँ पे बचा 2y z4। ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस जे कैप, यहाँ पे आएगा माइनस जे कैप, और ये गया, तो क्या बचा, हमारा बचा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल जेड, एक्स जेड क्यूब 2y z4। ठीक है, फिर बचा प्लस के कैप, तो ये और ये गया, तो क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड क्यूब -2x² वाई जेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, और दोनों को घटा देना है। तो ये हो गया आपका आई कैप, हो गया आपका आई कैप। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा गाइज, यहाँ पे इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इन दोनों में होगा तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, और मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2y z4। ठीक है, बीच में आएगा माइनस, और डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2x² वाई जेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। अब ध्यान समझना, यहाँ पे क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, और ये यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2y z4। ठीक है, और बीच में आएगा माइनस, और फिर उनका बाकी जो दो बचे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन एक्स जेड क्यूब। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर लास्ट में प्लस के कैप, और यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा -2x² वाई जेड, -2x² वाई जेड। ठीक है, और माइनस, बीच में क्या आएगा, माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड क्यूब। अब देखो ये थोड़ा लंबा तो हो रहा है, लेकिन आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पार्ट को देखें अगर, तो यहाँ पे देखो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो बाहर आई कैप, और ये क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में 2 और z4 बाहर, और यहाँ पे y का कितना हो जाएगा 1, माइनस यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करना है, तो हो जाएगा हमारा -2x² वाई बाहर, और z का हो जाएगा 1, z का क्या हो जाएगा 1, माइनस जे कैप, यहाँ पे देखना, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना है, और ऊपर x है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइज, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत टफ नहीं है, आसान है। और यहाँ पे देखो z के रिस्पेक्ट में करना है, ऊपर x भी है एक, तो हम क्या करेंगे, x को कर देंगे बाहर, और z क्यूब का हो जाएगा 3z²। ठीक है, और प्लस के कैप, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर देंगे -2 और वाई जेड को बाहर कर देंगे, और x² का हो जाएगा 2x, माइनस यहाँ पे करना है y के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में करना है y के रिस्पेक्ट में, और ऊपर y है ही नहीं, तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब आपका क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा, ढंग से लिख दो बस इसे,
आई कैप, और ये हो जाएगा 2z4 माइनस माइनस प्लस 2x² वाई माइनस जे कैप, और ये हो जाएगा आपका -3x z², और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ये आपका के कैप, और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 xyz। ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट में आपको पॉइंट रख देना है। पॉइंट क्या है? पॉइंट है आपका 1 - 1 1, क्या है 1 - 1 और 1 पुट। आप जैसे ये पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा गाइस? इतना आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा? इतना। तो ध्यान से देख लेना इतना आ रहा है कि नहीं। आ जाएगा आपका आंसर। x की जगह पर रखना, y की जगह पर रखना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, ये है इज ई रोटेशनल। ई रोटेशनल का मतलब क्या है कि जब हम लोग डेल क्रॉस एफ करेंगे, तो उसका आंसर कितना आएगा? एक जीरो वेक्टर आएगा। यानी रिजल्ट कैसा आ जाएगा? कुछ ऐसा आएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है। आपको क्या करना है? इसे सॉल्व करना है और चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस। तो ई रोटेशनल का मतलब हमने समझा था। तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही, और मैंने बहुत ढंग से समझाया है, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, हर तरह से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टिल देन टाटा, मिलते हैं, मचाते हैं। ग्रीन्स थ्योरम हो सकता है कि मैं डालूंगा, तो पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, और एग्जाम आपका अच्छा हो, ऐसी उम्मीद के साथ लेक्चर खत्म करते हैं गाइज।